आपका जो बॉडी प्लॉट होता है वो दरअसल लॉगरिथमिक स्केल पे शो कर हम ड्रॉ करते हैं। इसको ड्रॉ करते हैं मैग्नीट्यूड को, हम मैग्नीट्यूड को किसी फंक्शन के मैग्नीट्यूड को ड्रॉ करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एम ऑफ जे ओमेगा। लेकिन इसमें आपका ये 20 लॉग में ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और ये और बॉडी प्लॉट में एक और नीचे प्लॉट होता है जो फेज होता है, फेज ऑफ जो आपका जी ऑफ जे ओमेगा होता है, हम ये ड्रॉ करते हैं इन दोनों को। तो ये ड्रॉ करना बड़ा इजी है, इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसमें आपको करना क्या होता है कि सबसे पहली बात होती है कि आपको जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है उसको देखना पड़ता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम क्या डिनोट करेंगे, फ्रीक्वेंसी। अभी जैसे मैंने यहाँ पर आपको फिगर दिखाई दे रहा है बॉडी प्लॉट पे, जिसपे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कुछ नंबरिंग की हुई है 1 2 3 4 5 इस तरीके से, ठीक है। जैसे आपका ये हो गया। बस ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस स्टार्ट होता है वो आपका स्टार्ट होता है 1 से, या 0 एक्सेप्ट 0 से स्टार्ट होता है। 1 हो गया, या फिर आपका 2 हो गया, या आपका 0.1 हो गया, ठीक है। अगर आपका 1 या 0.1 होगा, अगर ये 0.1 भी हो सकता है, तो ये वाला पॉइंट कौन सा जाएगा, ये आपका 10 जाएगा, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को, जो यहाँ तक ये डिस्टेंस है, ये आपका जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक इतना डिस्टेंस, हम इसको एक डिकेड बोलते हैं। डिकेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो फाइनल पॉइंट होता है, वो फाइनल पॉइंट जो होता है वो 10 टाइम्स आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। आप किसी भी डिकेड में देख लो, यहाँ तक देख लो, तो आपका जो ये वाला पॉइंट है 1000 है, आपका 10,000 हो गया, ठीक है। आप इसकी बात कर लो कि आपका ये 1000 है, सॉरी ये आपका 10,000 है, तो आपको ये 100,000 हो गया। तो इसीलिए हम इसको डिकेड बोलते हैं, ठीक है। अब डिकेड, तो आपको डिकेड क्लियर हो गया। फिर नेक्स्ट बात आती है कि आपका देखिए ये आपका 1 होगा, ये आपका जो ये वाला है ये 1 हो गया, फर्दर आपका ये 2 हो गया, फिर 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरीके से 10 तक जाएगा। फिर 10 के बाद जो नंबरिंग होगी वो 11 नहीं आएगी। 10 के बाद ये वाली लाइन है बिल्कुल जो हल्की सी है, ये आपकी 20 होगी, ये आपकी क्या होगी, ये 30 होगी जो मैंने बनाया अभी, ये वाली आपकी क्या होगी, 40 होगी। आपको दिख रहा है सभी को, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये 40 होगी। और ये वाली जो लाइन है ये आपकी 50 होगी, ये वाली जो नीचे आ गई ये आपकी 50 होगी। इस तरीके से आपका ये 100 तक जाएगा, क्लियर। फिर 100 होने के बाद आपकी वाली जो डार्क वाली लाइन है आपकी 100 हो गई। फर्दर ये वाली कितनी जाएगी आपकी, ये 200 जाएगी, ये 200। और फिर ये वाली जो आएगी आपकी ये आपकी 300 होगी। इसी तरीके से आपका ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहेगा। तो इसमें सबसे अहम बात तो होती है कि आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस की किस तरीके से क्या हो जाए। तो आपका जो एक्सिस होता है ये लीनियर स्केल नहीं होता, ये आपका लॉगरिथमिक स्केल होता है। और ये आपकी ये नंबरिंग ये क्या है, ये एक्सिस क्या होगा, ये आपका एक्सिस होगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा, एफ नहीं होगा, ये आपका क्या होगा, ओमेगा एक्सिस हो गया, ठीक है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने जो किया है। फर्स्ट थिंग मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग जो असाइनमेंट कर रहे हो बहुत ही रफली वे में कर रहे हो। अगर इसकी मार्किंग होगी तो आप लोग नुकसान में आ जाओगे, क्योंकि मैं मार्किंग इसके बाद वैसे ही करूंगा जिस तरीके से आपने आंसर दिया हुआ है। एटलीस्ट आप कोई भी पेज पे या कॉपी पे सही से लिखो, अच्छी राइटिंग में लिखो, और उसको प्रॉपर फोटो क्लिक करके उसको अपलोड कर दो, चाहे आप जेपीजी में अपलोड करो या फिर पीडीएफ में अपलोड करो, इतना करिए आप लोग, ठीक है। तो अब आप किससे देखिए कि हम इसको बॉडी प्लॉट को ड्रॉ कैसे करते हैं। अब बात आती है ड्रॉ करने की। तो इसमें आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको ग्राफ मिलेगा। तो इसमें आपको दो एक्सिस बनाने पड़ेंगे हॉरिजॉन्टल। एक आप ये बना लीजिए, ये आपका हो गया उसके लिए मैग्नीट्यूड प्लॉट के लिए, ठीक है। और दूसरा आपकी हो जाएगा फेज प्लॉट के लिए। तो आप फेज प्लॉट वाला उसके नीचे से ड्रॉ कर लो, ये आपका डार्क लाइन से आप ड्रॉ कर दिया फेज प्लॉट वाला। अब आपको ये फेज, अब मैग्नीट्यूड में क्या होता है, आपको वो होता है स्लोप दिखाना होता है। तो स्लोप के लिए हमेशा एक टेबल बनाइए आप। जो भी मैं नीचे आपको टेबल शो करने जा रहा हूँ, ये टेबल आप ध्यान रखो, टेबल हमेशा बनाओ आप। टेबल में आप इस तरीके से
4 एंट्रीज होंगी। इधर आप लिखिए कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्या लिखना आपको, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी में। बस ध्यान रखिएगा कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, और उसकी वजह ये है क्योंकि जब हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप चलोगे इस पे, तो ये वाली जो आपकी फ्रीक्वेंसी लाइन है, ये वाली फ्रीक्वेंसी वाली, तो आप इस पे जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगी। इसलिए जो सबकी वो कोई सा भी फैक्टर हो, चाहे आपका वो पोल हो या जीरो हो, किसी का भी जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होगी हम उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपका 10 हो गया, वेरी गुड, 10 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी हो गया, तो क्यों था आपका, पोल की वजह से था या जीरो की वजह से, आप यहाँ पे लिख लो पोल, ठीक है। दूसरी बात, अब इस पोल की वजह से जो स्लोप होगा, ऑफर्ड स्लोप, यहाँ पर स्लोप लिखकर आप लिख दो ऑफर्ड स्लोप। अब ये टेबल आप जरूर लिखिएगा, हर क्वेश्चन में टेबल बनाइएगा, आपकी बुक में बनाओ या ना बनाओ इससे आपको मतलब नहीं है, क्योंकि जब ये अगर आप ये टेबल बना ले गए तो आपका बोर्ड प्लॉट में कोई दिक्कत नहीं होगी। यही टेबल आपको बताएगा कि बोर्ड प्लॉट क्या है, क्योंकि इस टेबल के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट निकालना होगा, क्लियर। तो आपका ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 10 हो गया, एज्यूम करो आपकी पोल की वजह से, तो पोल कितने का स्लोप देता है, पोल देता है आपका -20 dB, ठीक है, -20 dB पर डिकेड। ये -20 dB पर डिकेड क्या क्यों होता है, ये क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्लास में, तो एक्सप्लेन कर देता होता है। अभी आप इतना याद रखो कि -20 dB पर डिकेड का होता है, ठीक है। फर्दर यहाँ पे लिखो नेक्स्ट, और एक कॉलम रहेगा आपका, वहां आप लिख लो नेट स्लोप। नेट स्लोप क्या होगा, जिसका इफेक्ट आएगा नेट स्लोप, तो आपका नेट स्लोप कितना हुआ, पहला वाला ही था, तो आपका -20 ही रहेगा, क्लियर। फिर मान लो कि दूसरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपकी 100 है, वो भी आपकी पोल की वजह से है, तो यहाँ पर भी पोल लिख लो, मैं यहाँ पर डैश लगा दे रहा हूँ, डैश। ये एक पोल फिर कितना देगा आपका, -20 dB, तो टोटल कितना हो जाएगा नेट, -40 dB, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मान लिया कि आपके पास 0 आ गया, अब उसके बाद फिर एक पोल और आ गया, अज्यूम करो कि आपका पोल आ गया है 1000 पे, लेकिन ये जो पोल है आपका वो सेकेंड ऑर्डर का है। सेकेंड ऑर्डर का मतलब उस फैक्टर का होल का स्क्वायर है, ध्यान रखिएगा, उस फैक्टर का होल का स्क्वायर है। तो यहाँ पर लिखो पोल सेकेंड ऑर्डर। मैंने एक जो सॉल्यूशन करके भेजा था, किसी ने मुझसे पूछा था, उसमें पोल जो था सेकेंड ऑर्डर का आ रहा था, तो जब सेकेंड ऑर्डर का पोल आ गया, मतलब उसी फ्रीक्वेंसी पे 2 पोल हो गए, उसी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी पे, तो वो कितना ऑर्डर, वो कितना करेगा, -40 dB आपको वो ऑफर करेगा। नेट स्लोप कितना हो गया आपका, -50 हो गया। आप एज्यूम करो कि आपका 1000 फ्रीक्वेंसी पे, सॉरी ये 1000 ऊपर था, आपका 10,000 पे, 10,000 पे आपका एक जीरो आ गया, जीरो आ गया, वो कितना करेगा, ऑफर करेगा +20 dB ऑफर करेगा, ठीक है। तो नेट कितना हो जाएगा आपका, आपका जो नेट आएगा वो कितना आ जाएगा आपका, -40 dB पर डिकेड स्लोप हो गया। अब इसको ड्रॉ करना है। अब इसके बाद आपको ये देखना है कि क्या वो टाइप 0 सिस्टम है या टाइप 1 या टाइप 2। लैपटॉप दियो छोटी जल्दी से। अब टाइप 0 सिस्टम में क्या होता है, जो आपका टाइप 1 या टाइप 2, अगर आपका टाइप 0 सिस्टम है तो यहाँ पर कुछ भी फैक्टर हो, यहाँ पर एनी फैक्टर, यहाँ पर जो s की पावर है अगर 0 है तो टाइप 0 सिस्टम कहलाएगा। इसका मतलब वहां पर कोई s की पावर नहीं होगी, ये s की पावर, ये s वाली टर्म नहीं होगी। लेकिन अगर आपका ये टाइप 1 का सिस्टम है, रहने रखते तो टाइप 1 का सिस्टम का मतलब होता है आपका s⁻1 हो गया। अब s⁻1 जब 1 हो गया, दैट मीन्स इसका एक फैक्टर आ गया। अब इस फैक्टर की जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होगी, ध्यान से सुनिएगा, इसकी जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी क्या होगी, fc। काम कर रहा हूँ, बीच हो जाओ। आपकी जो इसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा सी होगी, इसकी ओमेगा सी इक्वल टू 0 होगी, इसकी एस वाले 1 की टर्म्स की। अगर ये आपका ये एस स्क्वायर होता तो क्या होता, सेकेंड ऑर्डर का होता, लेकिन तब भी उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा सी इक्वल टू 0 होती। अगर टाइप 3 होता तो s⁻³ होता, लेकिन तब भी क्या होता, वो थर्ड ऑर्डर की हो जाती और उसकी फ्रीक्वेंसी तब भी क्या होती। तो आप देख रहे हो कि अगर आपका ये 0 पे पोल है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होगी, ओमेगा सी इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। तो आपकी जो पहला पोल है तो वहां पर आपकी ओमेगा सी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, आपकी 0 जाती। यहाँ पर एक और फ्रीक्वेंसी आती है, आपकी 0 फ्रीक्वेंसी आती।
तो आपकी जो जीरो फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो जरा आप इधर देखो, आप नीचे इधर, आप जब बॉर्डर प्लॉट के ग्राफ में देख रहे हो, तो आपको जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपको 1 मिल रहा है, 0 मिल ही नहीं रहा है। आपको जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से, वो क्या है आपका 1 मिल रहा है। आप जीरो फ्रीक्वेंसी ड्रॉ ही नहीं कर सकते। तो जब आप जीरो फ्रीक्वेंसी ड्रॉ ही नहीं कर सकते, तो हम उसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कैसे शो करेंगे? तो प्रॉब्लम यहाँ पे यही आती है। तो हम क्या करते हैं कि अगर आपको टाइप 1 सिस्टम है, तो हम क्या करते हैं, इस एक्सिस पे एक फ्रीक्वेंसी मार्क करते हैं ओमेगा इक्वल टू के पे, उसका जो के होता है, ठीक है, उसको मार्क करके अगर आपका टाइप 1 है तो -20 dB का हम स्लोप ड्रॉ करते हैं उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, अब एक बात मैं यहाँ पे बता दूं आप लोगों को कि आप लोगों ने शायद सबने कर लिया होगा कि ये जो बात आती है कि -20 dB -40 dB, इसका स्लोप का मतलब क्या हुआ? ये तो दूसरा फिगर है, इधर देखिए। इसका स्लोप का मतलब होता है कि -20 dB पर डिकेड है। तो -20 dB मतलब होता है कि कोई चीज अगर लेवल में, किसी चीज के भी लेवल में 20 dB का क्या हो, डिक्रीज हो रहा हो। 20 dB का डिक्रीज का मतलब क्या हुआ? एक डिकेड में, अगर आप ये डिकेड मानते हो, ये डिकेड हो गया, तो इस डिकेड में तो एक ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये आपका एंड पॉइंट हो गया। तो अगर आप इसकी स्केलिंग करते हो, अगर आप इसको 40 dB मानते हो और इसको 20 dB मानते हो, ठीक है, तो ये जो स्लोप बनेगा ये वाला, ये आपका बनेगा -20 dB पर डिकेड बनेगा। क्या कहलाएगा ये आपका? -20 dB पर डिकेड कहलाएगा ये स्लोप। अगर आपने स्केल थोड़ा बड़ा ले लिया, आपने क्या कर लिया, आपने इसको 40 लिया, ठीक है, और इस वाले को आपने यहाँ पे नीचे वाले को 20 ले लिया, तो आपके स्केल पे डिपेंड करेगा कि आपका स्लोप कैसा रहेगा। आपने 40 लिया ऊपर वाले को, इस वाले को 40 लिया आपने, और नीचे वाले को 20 ले लिया, तो ये वाला जो स्लोप बनेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या कहलाएगा आपका? -20 dB पर डिकेड कहलाएगा। तो सभी को स्लोप समझ में आ गया क्या होता है? ये -20 dB पर डिकेड है। अब आपके ऊपर है कि आपने स्केल कैसे लिया है। आपने 3 स्क्वायर को 20 dB लिया है, या आपका स्केल कम या ज्यादा है। यहाँ पर देखिए, मैंने सिर्फ सिंगल स्क्वायर को क्या ले लिया, 20 dB के इक्वल ले लिया। यहाँ पर मैंने स्केल काफी हाई लिया है, यहाँ पर मैंने स्केल थोड़ा कम कर दिया, जिसलिए ये एक्सपेंशन में हो गया नीचे वाला फिगर, इधर वाला। अगर आप, ठीक है, तो सभी को ये डिकेड वाला समझ में आ गया। अगर आपका ये इस तरीके से होता कि यहाँ पर आपका ये वाला जो एक्सिस है, अगर आपका ये -20 dB इधर होता, और ये वाला एक्सिस जो है आपका -40 dB होता, सॉरी +40 dB होता। तो अगर यहाँ पर आप यहाँ से बनाते, ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये वाला आपका क्या स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और यहाँ से आप ऐसे बनाते यहाँ तक, ये जो लाइन आपने बनाई है, ये लाइन आपकी क्या कहलाएगी? देखिए, एक डिकेड में कितना इंक्रीज हो रहा है, 60 dB। तो आपका ये जो स्लोप है, ये आपका कितना हो गया? आपका +60 dB पर डिकेड का स्लोप हो गया। तो सभी को क्लियर हो गया? मुझे लगता है सभी को क्लियर हो गया होगा जो ध्यान दे रहे होंगे कि स्लोप का मतलब क्या होता है, आपका ये स्लोप कैसे ड्रॉ करते हो। फिर आपका ये मैग्नीट्यूड प्लॉट बन जाएगा। यहाँ पर देखिए, आपने ये ग्राफ फिगर में, इस ग्राफ में आपको कुछ एग्जांपल दिया गया है, ये कुछ यहाँ पे कुछ आपकी फॉर एग्जांपल की लाइन दिया गया है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इसको एक डिकेड लिया हुआ है, ठीक है, डिकेड है, और ये वाला जो पॉइंट है ये आपका 0 dB है। तो देखिए, ये स्लोप का सारा डाउनवर्ड है, तो ये सारे स्लोप माइनस वाले हैं। जो नीचे वाला फर्स्ट वाला स्लोप, ये वाला स्लोप क्या है? -20 dB है। और ये वाला स्लोप है, ये क्या आपका है? -40 dB है पर डिकेड। क्योंकि ये जो टाइम, ये जो इसका जो रेंज है हॉरिजॉन्टली 1 डिकेड है, तो 1 डिकेड में कितना डाउन हो रहा है? इनिशियली 20 dB था, और फिर एट द एंड ऑफ द डिकेड आपका 0 हो गया, तो कितना हो गया? -20 dB डाउन हो गया। यहाँ पे क्या था? 40 dB था एट द स्टार्टिंग ऑफ द डिकेड, और एट द एंड ऑफ द डिकेड कितना हो गया? 0 हो गया। तो दूसरा वाला स्लोप कितना हो गया? -40 dB हो गया। जो तीसरा वाला है, इसका एट द एंड, एट द स्टार्ट कितना था? 60 dB था। एट द स्टार्ट ऑफ द डिकेड 60 dB था, और एट द एंड ऑफ द डिकेड कितना हो गया आपका? 0 dB हो गया। इसका स्लोप कितना हो गया आपका? -60 dB। तो इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करते हैं, -60 dB पर डिकेड, ठीक है। फिर आपको इसमें फेज मार्जिन और गेन मार्जिन भी मालूम होता है। फेज मार्जिन क्या होता है?
अब इसमें हम पहले निकालते हैं, आपको ये बात तो पता होगी कि फेज मार्जिन जो होता है, जो आपका फेज मार्जिन होता है, वो आपका गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी भी निकलता है। कहाँ पे निकलता है? आपका ओमेगा जी पे, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। और आपका जो गेन मार्जिन होता है वो कहाँ निकलता है? आपका फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे, ओमेगा पी पे। ठीक है, ये हो गया। तो ये फेज मार्जिन और गेन मार्जिन ही इसमें निकालना होता है आपका बॉडी प्लॉट में। अब आपका ये हो गया। तो आपने अगर मैग्नीट्यूड प्लॉट बना लिया, फिर बात आती है कि आपको इसमें ड्रॉ करना है वो फेज प्लॉट। तो फेज प्लॉट जो होता है, फेज प्लॉट आप बिना कैलकुलेटर की हेल्प से नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जांपल किसी का आपका जो वो था, आप ये सोचो कि एक्चुअली सर, हाँ जी बताइए। जो फेस प्लॉट है वो जो एक्सप्रेशन है उन्हीं की स्लोप से ड्रॉ हो जाता है। जी नहीं, फेज प्लॉट अलग से निकालना पड़ता है। जैसे कि आपका अगर ये जी एस इक्वल टू 1/s+1 का फेज प्लॉट ड्रॉ, या इसका आपको बॉडी प्लॉट ड्रॉ करना है, ठीक है, इसका ले लो s+10 का, ठीक है। अगर इसका ड्रॉ करना है बॉडी प्लॉट, एक एग्जांपल मैंने दे दिया। इसका बॉडी प्लॉट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? s इक्वल टू जे ओमेगा पुटअप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? s इक्वल टू, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ, नीचे नहीं, वैसे नीचे तो दूसरी चीज है। तो इसको करना है, तो आपको क्या करना है? s प्लस जे ओमेगा अपने पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1/जे ओमेगा प्लस 1, और आपका क्या हो जाएगा? जे ओमेगा प्लस 10। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। आप यहाँ से कॉर्नर फ्रीक्वेंसी नहीं निकाल सकते। जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, फैक्टर होता है, आपने फिल्टर अगर पढ़ोगे तो वहाँ तो एक्सप्रेशन, जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन होती है वो आपकी ओमेगा बाई ओमेगा सी आती है। तो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना, ध्यान से सुनिए कि आपको जो एस का कोफिशिएंट है s+1, जैसे यहाँ पर s+1 ये तो ठीक है स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसमें 1 कॉमन लोगे, लेकिन s+10 नहीं होना चाहिए। s के साथ कोई भी कोफिशिएंट हो और प्लस में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए हमेशा। तो यहाँ से हम 1 कॉमन लेंगे इस वाले से, यहाँ से आप 1 कॉमन लोगे, और इस वाले से आप कितना कॉमन लोगे? आपका 10 कॉमन लोगे। तो उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी 1 आएगी, इस वाले की कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 1 आएगी, और इस वाले की कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? आपकी 10 आएगी। ठीक है, चलो मैं इसका फेज प्लॉट की बात कर रहा हूँ। हम फेज प्लॉट कैसे करेंगे? तो फेज प्लॉट के लिए अब इसका फेज निकालोगे, फेज ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा। थोड़ा राइटिंग सही नहीं बन रही, माउस से लिख रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा समझ जाइएगा, ठीक है। तो इसका जो फेज प्लॉट होगा वो आपका होगा माइनस ऑफ tan इनवर्स ओमेगा, फिर माइनस ऑफ tan इनवर्स क्या होगा आपका? ओमेगा बाई 10 होगा। तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन आ गई। अब इस एक्सप्रेशन को, इसको, आपकी जो ये वाली एक्सप्रेशन है, ये जो आपका हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपकी जो ये वाली एक्सप्रेशन है, इसको आपको कैलकुलेटर में फीड करना है। उसके आपकी जो कैलकुलेटर है उसमें सारे तरीके हैं। जो यहाँ पर ओमेगा आ रहा है ये वाला, इस ओमेगा को वहाँ पर अल्फाबेट से आप एंटर करो, ए से, बी से, सी से, डी से, ई से, एफ से। 6 अल्फाबेट होंगे, ए बी सी डी एफ। तो आप चाहे एक और एक्स वाई भी होगा, 2 और होंगे। तो आप चाहे एक्स से एंटर करो, यहाँ पर डब्ल्यू की, यहाँ पर जो आपकी जो ओमेगा है, एक्स करो, ए करो, बी करो, कुछ भी करो। जब ए करोगे, चलो इसको मैंने ए कर लिया, आपने tan इनवर्स ए लिखा, आपने tan ए इनवर्स ए बाई 10 लिखा, आपने इसको कैलकुलेटर में एंटर किया। एंटर करने के बाद ये पूरी एक्सप्रेशन लिख लो। फिर आपको कैलकुलेटर में अपर लेफ्ट पार्ट में एक बटन दिखाई देगा जिसपे लिखा होगा CALC या CAL लिखा होगा, CAL या CALC। आप उसको जब प्रेस करोगे तो पूछेगा इस तरीके से लिखेगा ए और क्वेश्चन मार्क, कि ए की किस वैल्यू के लिए आप सॉल्व करना चाहते हो। तो आप ए की वैल्यू लिखो 0, 1, 5, 10। तो आपको हर जगह पे इसका टेबल मिलता जाएगा। तो आपकी जो ये टेबल, इसकी भी एक आपको टेबल बनानी पड़ेगी किस तरीके से, ओमेगा की वैल्यू और एंगल आप जिसकी वैल्यू आएगी। तो ओमेगा की वैल्यू 0 रखो, ये मतलब जो आप ए लिखोगे कैलकुलेटर में, जो यहाँ ओमेगा है, ए की वैल्यू पुटअप करो और देखो कि आपकी
इसकी ओमेगा इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो आपको 2 टेबल बनाने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर आप बिना टेबल के बनाओगे, मैंने पोलर प्लॉट में भी बताया था आपको क्लास में कि आपको टेबल बनाना पड़ेगा। अगर आप बिना टेबल के बनाओगे तो आपको एग्जैक्ट उसका जो शेप है क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो और ये जो पॉइंट है 0 हो गया, आपने 0.1 ले लिया या 10 ले लिया, 100 ले लिया, ठीक है, 1000 ले लिया। अगर आप जितने ज्यादा पॉइंट बनाओगे यहाँ पर, ये जो पॉइंट है, जितने ज्यादा पॉइंट इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, इसको कैलकुलेट करने में, इसको टेबल को बनाने में आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये एक काम आपका कौन करेगा, कैलकुलेटर करेगा। आपको बस क्या करना है, इस टेबल को बनाने के लिए आपको कैलकुलेटर में अपने बटन को प्रेस करना है। आप इसमें यहाँ पर जो 10 और 100 के बीच में आप 50 भी ले सकते हो, 50 भी निकाल लो कि कितना इसका वो है, फेज है। तो सभी का फेज आपने यहाँ पर बना लिया, आपको फेज मिल जाएगा। और जब आपको फेज मिल जाएगा तो आप इस टेबल को यहाँ पर आइए दोबारा से, इसमें आपको बॉडी प्लॉट का जो डायग्राम है, यहाँ पर आने के बाद आपको दोबारा से आइए और एक एक्सिस बनाइए यहाँ पर नीचे, जहां पर आपको बॉडी प्लॉट बनेगा ऊपर वाला, उसी के नीचे बनाना है इसको, किसको, फेस प्लॉट को। तभी तो आपका जो ये इस तरीके से अगर होगा, ये आपका बॉडी प्लॉट बना और ये आपका इस तरीके से फेस, जब पॉइंट को इस पे डिनोट करोगे तो आपको ये फेस इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। अब आपको जो फेस ड्रॉ हो जाएगा तो आपको देखना है कि कौन सा कहाँ कट कर रहा है। देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी है ये वाली, ये फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, क्योंकि आपका ये ओमेगा एक्सिस है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर होगी, ग्राफ से निकाल लोगे, ये फ्रीक्वेंसी आपकी क्या कहलाएगी, ओमेगा जी कहलाएगी, फेज गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। और जो ये वाली फ्रीक्वेंसी होगी नीचे वाली, यहाँ पर ये वाली फ्रीक्वेंसी आपकी कहलाएगी फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो आपको 2 चीजें मिल गई। अब जब आपको फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी मिल गई और गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी मिल गई, तो आपको फेज मार्जिन गेन मार्जिन मिल जाएगा। तो फेज मार्जिन कैसे मिलेगा, अगर आपको फेज मार्जिन मालूम करना है, अब यहाँ पर देखिए जो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी है, इसको बिल्कुल नीचे लेकर आओ, एक वर्टिकल लाइन खींच लो पेंसिल से हल्की सी यहाँ से। अब यहाँ पे आप क्या करो, ये जो डिफरेंस है यहाँ से लेकर ये जो यहाँ तक जो डिफरेंस है, वो आपका फेज मार्जिन कहलाएगा। क्लियर, आपका ये फेज मार्जिन कहलाएगा। और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ऊपर खींचो, ऊपर तक, ऊपर, और ये जो डिफरेंस होगा, ये यहाँ से लेकर ये जो मैंने बनाया यहाँ तक एरो से, ये आपका क्या कहलाएगा, आपका गेन मार्जिन कहलाएगा। तो आपका फेज मार्जिन और गेन मार्जिन ग्राफिकली निकलेगा। ध्यान रखिएगा कि आपको बॉडी प्लॉट में गेन मार्जिन फेज मार्जिन के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, वो आपको ग्राफिकल निकालना है। तो अब गेन मार्जिन में फेज मार्जिन से आपको पता चल जाएगा कि आपको स्टेबल या अनस्टेबल है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर देखिए, आपका जो फेज मार्जिन है वो भी निगेटिव है और आपका जो गेन मार्जिन वो भी निगेटिव है, दोनों निगेटिव है। तो इसलिए आपका जो सिस्टम है अनस्टेबल हो गया। तो आपका ये बॉडी प्लॉट हो गया। तो आपने फिर सबने कर रखा होगा, फिर मैंने सोचा एक बार आपको बता दूं, सो दैट आपको अगर कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाए। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है अभी मुझसे, किसी को कोई डाउट है अभी? सर आप एक सेकंड सर, आप स्क्रीन शेयर कर स्टॉप कर दीजिए, मैं आपको एक इमेज शेयर करता हूँ। उसमें मैग्नीट्यूड जो प्लॉट है वो भी पर फैक्टर के हिसाब से चेंज होता है। जैसे हमने फेस प्लॉट जो है वो मैग्नीट्यूड प्लॉट अच्छा सुनिए, हेलो सुनिए, आप ना इसको आप गूगल क्लासरूम पे शेयर कर दीजिएगा, मैं इसका सोल्यूशन भी अगर आपको बता दूंगा रिटर्न में, ठीक है सर। मैं ओके सर, ओके हाँ ठीक है, अभी यहाँ पर रहने दीजिए। अब ना अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है बॉडी प्लॉट में, तो आपने वो ड्रॉ करें अपने कॉपी पे। देखिए जो बॉडी प्लॉट है ये आइडियली या प्रैक्टिकली हम बॉडी सेमी लॉक पेपर पे ही ड्रॉ करते हैं, लेकिन अभी तो प्रॉब्लम है हम नहीं ड्रॉ कर सकते, इसलिए मैंने इसको बता दिया। जब आपका ये री ओपन होगा या आपको जब शॉप ओपन होगी, आपको जब मिलेगा ये सेमी लॉक पेपर, तब उसको प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। अभी तो आपको जो भी प्रॉब्लम है आप अपना फोटो शेयर करके मुझे शेयर कर दीजिएगा, फोटो खींचकर मैं आपको उसको डाउट को क्लियर कर दूंगा। तो आपका ये सेमी लॉक पेपर बॉडी प्लॉट वाला हो गया। इसका बस इतना ही टॉपिक है। और जो मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, अगर आपने असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन ईमानदारी से किए हैं, तो आप ये मान लो कि आपको एग्जाम में 80% मार्क्स आएंगे थ्योरी में, आप 75 में से 60 मार्क्स तो लेकर ही आओगे, आपको सारे क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर जो 3rd और 4th यूनिट में इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं होता। अगर आपके पास कोई पिछले साल का क्वेश्चन पेपर हो तो आप देखिएगा वहाँ पर। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, जो आपको मैंने असाइनमेंट रेडी है, मैं अभी आपको अपलोड कर दूंगा, वो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, राउथ
हार्विट्स एरे, हम वहाँ पर एरे बनाते हैं और उस एरे की हेल्प से हम पता करते हैं कि वो आपका क्या है, स्टेबल है या नहीं स्टेबल है सिस्टम। ठीक है, तो राउथ एरे में क्या होता है, हम हमेशा लेते हैं, ठीक है, जब मैं हेडिंग नहीं लिख रहा हूँ, राउथ हार्विट्स एरे को बोलते हैं, राउथ हार्विट्स पॉलिनोमियल या राउथ हार्विट्स एरे। राउथ तो आपका राउथ हार्विट्स एरे, तो इसमें क्या होता है, आपको कोई करेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया जाएगा या 1 प्लस जी एस एच एस होती है, आपको पता है ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, एच एस इक्वल टू 0 होती है। तो अगर आपको जी एस और एच एस की वैल्यू पता है तो आप इससे जो है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 प्लस जी एस इक्वल एच एस इक्वल टू 0, इससे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। या फिर वो क्या करेगा, डायरेक्टली करेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे देगा, कहेगा एक्स टू पावर 5 प्लस एक्स टू पावर 4 प्लस 10 एक्स क्यूब। अच्छा, तो आपको पता ही है, आपने जो सर्किट एंड सिस्टम में पढ़ा था, जो राउथ आपने जो सर्किट एंड सिस्टम में हार्विट्स पॉलिनोमियल पढ़ा था, सेम थिंग है वो, बस वहां पर क्या था, आपने कंटिन्यू डिवीजन किया था, यहाँ पर आपको डिवीजन नहीं करना है, एक मैट्रिक्स और एरे के फॉर्म में उसको अरेंज करना है, बस इतना ही है। क्लियर है, दोनों चीजें सेम ही है। अगर आपको ये एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे दिया गया प्लस 4 ले लें एक और, तो आपको पता है कि इसमें कोई भी पावर मिसिंग नहीं होनी चाहिए, ये तो आपको पता है। देखिए 5 4 3 2 1 सभी की पावर है, तभी हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अगर इसमें कोई पावर सिंगल मिसिंग है तो हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, कहेंगे कि सिस्टम अनस्टेबल है। या और दूसरा ऑप्शन ये है कि या तो सारे इवन पावर हों, इवन पावर वाले हों, मतलब एस टू पावर 4 एस टू पावर 2 और एस टू पावर 0 वाले, या फिर सारे ऑड पावर वाले हों, तब हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं डिफरेंशिएशन करके। ठीक है, ये हो गया। अगर ये आपका ये क्वेश्चन है ये वाला, तो अब इसके आगे करेंगे। मैंने यहाँ पर वीडियो भी आपको शेयर कर दी है, उस वीडियो में आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हम क्या करते हैं, जितने भी पावर हैं एस टू पावर 5 उन सबको वर्टिकली लिखते हैं, एस टू पावर 5 एस टू पावर 4 एस टू पावर 3, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए, एस टू पावर 2 एस टू पावर 1 और एस टू पावर नीचे 0 हो गया, तो सारे सारे। और फिर उसके बाद आप ये ड्रॉ करते हो फिर एरे। अब देखिए इसमें क्या होगा, जो भी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन होगा उससे सिर्फ क्या होगा, आपको फर्स्ट 2 लाइन की एंट्री होगी, किसकी होगी, फर्स्ट 2 लाइन की एंट्री होगी। एस टू पावर 5 में क्या होगा, आपकी जो इधर होगी अगर स्टार्टिंग पावर इवन है या, तो हम क्या करेंगे, ऊपर इवन पावर वाला आएगा और सारे इवन के जो कोएफिशिएंट होंगे वो लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है ऑड पावर की स्टार्टिंग एस टू पावर 5, तो एस टू पावर 5 का जो कोएफिशिएंट क्या है आपका 1 है, यहाँ पर मैंने 1 लिखा। उसके बाद एस टू पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पर मैंने 1 लिखा। एस टू पावर 5 के बाद जो नेक्स्ट आएगा इवन पावर, सॉरी ऑड पावर, आपका होगा एस टू पावर 3, यहाँ पर मैं लिखूंगा 10। उसके बाद जो ऑड पावर आएगा एस टू पावर 1, इसका कोएफिशिएंट क्या है, मैं लिखूंगा 1। तो ये सारे ऑड पावर वाले कोएफिशिएंट हो गए। फिर नेक्स्ट आपका इवन पावर वाला कोएफिशिएंट, एस टू पावर 4 का यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया, एस टू पावर स्क्वायर का यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया, और एस टू पावर 0 का मैंने लिख दिया 4। तो ये एंट्री हो गई। तो ये आपकी जो ये वाली एंट्री है, ये तो आपको करना पड़ेगा, ये तो आपको गिवन होगा, आपको सिर्फ क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से इसमें एंट्री करनी है। और बाकी के जो यहाँ पर पॉइंट है, कौन कौन से, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ, 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 ये एंट्री आपको कैलकुलेशन से करनी है। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, इसका मैं याद करने का तरीका बता दूं, थोड़ा सा उल्टा है। जैसे आप अगर डिटर्मिनेंट निकालते थे 1 2 3 4 है, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं इस मैट्रिक्स का, तो कैसे निकालते थे, 4:1 माइनस आप 2:3, तो जो भी आता था वो आपका आ जाता था। तो यहाँ पर क्या करना है, तो आप जो डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो इसका थोड़ा सा उल्टा है, इधर आगे माइनस लगा दो। मतलब कि सबसे पहले किसको करना है आपको मल्टीप्लाई, पहले आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 2:3 को, उसके बाद किसमें से माइनस करना है 4:1 से। तो यहाँ पर वही चीज है, यहाँ पर ध्यान इतनी है आपका। और आपका जो ये फर्स्ट वाला, ये जो कॉलम है फर्स्ट वाला, ये हमेशा ये वाला पूरा एलिमेंट इन्वॉल्व रहेगा जो भी निकलता जाएगा। तो देखिए क्या करना है आपको, पहले आपको 1:10 10 हो गया, और 10 में से आपको क्या करना है 1:1 को क्या करना है माइनस करना है, तो कितना हो गया 1:10 10 - 1 9,
और 9 फिर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी डिवाइडेड होगा, डिवाइडेड बाई दिस एलिमेंट, जो आपका ये होगा 9/1, तो आपका 1 आ गया। फर्दर इस वाले के लिए जब आप करोगे यहाँ पर जो ये वाला एलिमेंट है, इसके लिए क्या होगा, आपका जो 1 था 1:1 और माइनस ऑफ 1:4, तो आपका क्या हो जाएगा, -3 आएगा और डिवाइडेड बाई आपका क्या आएगा, ये जो ये एलिमेंट था ये 1 होगा, तो सभी में इसका 1 होगा। और यहाँ पर नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पर कोई एलिमेंट ही नहीं है यहाँ पर, तो आपको ये सिर्फ कितना आएंगे, सिर्फ ये 2 एंट्री होगी। फर्दर इसकी एंट्री के लिए क्या करना है, इसकी एंट्री के लिए आपको फिर इसको ये 9 जो आया था, ये आपको जो 9 है, ठीक है, तो आपको इसको 9 को 1 से मल्टीप्लाई करना, 9:9 9 हो गया, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। और 1 को आपको -3 से मल्टीप्लाई करना है, तो -1 3 प्लस 3 हो जाएगा, तो कितना हो गया आपका 12, और 12 फिर 12 लिखने के बाद इसके जो ऊपर वाला होगा, ये बिल्कुल जो मेजर एलिमेंट होगा उससे हमको डिवाइड करना है, 12/9 हो जाएगा। और इसमें क्या हो जाएगा आपका, इस वाले स्पेस पे 9:4 36, फिर जब इस 1 को यहाँ से करोगे तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट नहीं, 0, तो 36 माइनस 0 इक्वल टू 36 हो गया, और डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी एंट्री होती जाएगी। तो आप जब इसको सब एंट्री कर लोगे तो आपको क्या देखना है, कि आपको सिर्फ ये देखना है कि इस वाले में फर्स्ट जो आपका वो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में कोई कोफिशिएंट आपका नेगेटिव तो नहीं आ रहा है। अगर एक भी कोफिशिएंट नेगेटिव आया तो आपका सिस्टम अनस्टेबल कहलाएगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका एक भी सिस्टम अनस्टेबल कब होगा, अगर आपका एक भी कोफिशिएंट नेगेटिव आता है, ठीक है। फिर इसमें और एक्सप्लेनेशन ये होता है कि अगर आपका अनस्टेबल है तो उसके कितने पोल्स आपके राइट हैंड साइड में लाई करेंगे। अगर आप इस कॉम्प्लेक्स प्लेन ड्रॉ करते हो तो पोल्स कहाँ आएंगे, इधर, इधर जो है ये आपका क्या है, ये आपका राइट हैंड साइड है, आपको एक भी पोल इधर नहीं आना चाहिए। तो आपका जैसे देखिए आपका ये क्या है, 5 पावर वाला है, इसके पावर 5, कितने पोल होंगे टोटल, इसके रूट्स होंगे 5 रूट्स होंगे। तो 5 रूट्स में कुछ यहाँ पे भी लाई कर सकता है, कुछ यहाँ पर 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 भी लाई कर सकता है। 5 रूट हमने शो कर दिए। तो अगर आपका नंबर 2 बार साइन चेंजेस आ रहा है तो इसका मतलब 2 रूट आपके किधर लाई कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में। अगर सिंगल मिनिमम सिंगल साइन चेंज आएगा या 1 भी आ सकता है। अगर किसी में यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर आपको -9 आया था, जो ये वाला है आपका 9 जो है आपका, ये जो यहाँ पर अगर -9 होता तो नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितने होते, 2 होते। क्यों, पहले 1 था, फिर 1 था पॉजिटिव, पॉजिटिव से फिर -9 हो गया तो एक साइन चेंज हुआ, फिर -9 से 12 हो गया तो 2 साइन चेंज हो गए, तो 2 टाइम्स साइन चेंज होता है। तो अगर आपका 2 टाइम्स साइन चेंज हुआ है, इसका मतलब कि आपका जो 2 पोल है वो आपके राइट हैंड साइड में लाई कर रहा है। क्लियर। फिर उसमें इसमें कुछ स्पेशल केस बनते हैं। स्पेशल केस कैसे बनते हैं, आपके बुक में सारी चीजें हुए हैं। स्पेशल केस ये बनता है कि अगर आपका ये एंट्री होगी, ये एंट्री होगी, कुछ फाइनाइट नंबर हो गए, इधर भी फाइनाइट नंबर होंगे, और आपका यहाँ पर 0 आ गया। अब जब 0 आएगा तो इसके नीचे सारी वैल्यू इनफिनिटी आएगी। तो 2 स्पेशल केस बनते हैं। पहला स्पेशल केस ये होता है कि सिर्फ फर्स्ट कॉलम का एक एलिमेंट 0 आ रहा है, और दूसरा जो स्पेशल केस होता है वो ये होता है कि आपको इधर इधर फाइनाइट वैल्यूज हैं, यहाँ पर भी फाइनाइट वैल्यूज हैं, यहाँ पर भी फाइनाइट वैल्यूज हैं, लेकिन आपका जो ये पूरा रो 0 आ रहा है। तो ये 2 केस बनते हैं। तो पहला केस ये वाला हो गया, दूसरा केस ये वाला हो गया। तो इस वाले केस के 2 तरीके हैं। तो हम इसको 0 को क्या करते हैं, हम इसको एक स्मॉल वैल्यू ले लेते हैं, बहुत छोटी सी, कोई एक साइलेंट वैल्यू है जो ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 है। फिर उसको एक्सप्लेन के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंगली। आपके बुक में है, टाइम अभी जा रहा है मीटिंग का, आप बुक में देख लीजिएगा, बिल्कुल अच्छे से सॉल्यूशन है एग्जाम्पल, या फिर मैं वीडियो आपको शेयर करूंगा, वहां से भी रेफरेंस ले सकते हैं। ये बहुत इजी होता है राउथ हर्विट्ज एरे से आपको ये करना, और ये आपको आना चाहिए, क्योंकि जो अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो आपका है रूट लोकस। रूट लोकस में आपको इसको एक इंटरमीडिएट स्टेज होती है, आपको इस रूट लोकस को सॉल्व करते हुए बनाते हुए आपको हर्विट्ज पॉलिनोमियल एरे का फॉर्मेशन करना पड़ेगा। बिना फॉर्मेशन के आप आगे नहीं बढ़ पाओगे उसमें रूट लोकस में। इसलिए जो आपका ये हर्विट्ज पॉलिनोमियल है या हर्विट्ज मेथड है स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने का, आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। तो इसका मैं अभी असाइनमेंट शेयर कर दूंगा, आप
इसको सोल्व कीजिएगा। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे उसी गूगल क्लासरूम पे आप अपना कॉपी का स्क्रीनशॉट शेयर करके मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, इसमें प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम या वो प्रॉब्लम है, तो आपको मैं वहाँ से सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, क्लियर सभी को? हेलो हेलो, आप लोगों को कुछ आवाज ही नहीं आ रही, कोई फीडबैक नहीं आ रहा, मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। यस सर। ठीक है सर वो म्यूट कर रखा है ना सर। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो क्या था, अच्छा किसी ने इसमें चैटिंग में लिखा है, देखिए यहाँ पर जो जिस लोगों ने चैटिंग में कुछ लोगों ने अपनी प्रॉब्लम लिखी है, तो यहाँ पर अभी चैटिंग के टाइम पे पढ़ना मुश्किल होता है और जो है इसका क्लैरिफिकेशन मुश्किल होता है। तो आपको जो प्रॉब्लम है आप वहाँ पर गूगल क्लासरूम में पब्लिक कमेंट में लिखिए। प्रेरणा मिश्रा ने कुछ पूछा है और किसी ने हितेश मीना ने कुछ लिखा है, तो काफी लोगों ने कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, तो बहुत सारे कमेंट आ गए हैं। तो यहाँ से थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि लोगों को, क्योंकि मैं यहाँ पर कमेंट नहीं पढ़ रहा था कि कमेंट क्या क्या आप कर रहे हो। ठीक है, ओके सर। तो किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप, और सारे असाइनमेंट मेरे टॉपिक बाय टॉपिक है, तो अभी मैं दूंगा, कौन सा असाइनमेंट होगा आपका, 8वां होगा शायद। ठीक है, ओके सर। तो 8वां असाइनमेंट होगा। आपके टोटल 11 असाइनमेंट होंगे, 8वां 9वां 10वां 11वां। ठीक है, तो आपके 11 असाइनमेंट में आपका 4 इंटू पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अप टू 4 इंटू। ज्यादा असाइनमेंट हो रहे हैं। नहीं ज्यादा नहीं है आप ठीक है, नहीं तो सभी में बिल्कुल कम कम क्वेश्चन है। आप देखोगे ये 8वें में बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे। हाँ सर। तो देखिए, तो बस बिल्कुल ये 2 6 7 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इसलिए पूछता हूँ कि आपका उसका थ्योरी हो, आपको क्या करना है आपको पता हो। ठीक है, उसके बाद आपका जो 9वां असाइनमेंट है तो आपका नाइक्विस्ट प्लॉट होगा। नाइक्विस्ट प्लॉट के लिए मुझे जूम पे मीटिंग करनी पड़ेगी, तभी आप समझ पाओगे कि नाइक्विस्ट प्लॉट में करना क्या होता है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीक होगा